क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपडेट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं पार्ट नंबर 30। ये कौन सा पार्ट नंबर 30 है, किसका है? इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ का जो डिटेल्ड वीडियो सीरीज चल रही है उसका। ठीक, ईपीएफओ 2020 के लिए सबसे ज़्यादा वेटेज इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज का ही होने वाला है। इसकी पूरी सीरीज को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस वाले में हम लोग देखेंगे कि कलेक्टिव बार्गेनिंग से रिलेटेड क्या चीज़ें जो है जो कमीशन था लेबर कमीशन, उसने क्या बताया, बाकी भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या क्या चीज़ें हैं, ट्रेड यूनियन इसमें अड़चने क्या है कलेक्टिव बार्गेनिंग से, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए जनरल रिमाइंडर कि ईपीएफओ का और यूपीएससी 2021 का जो है कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है। कंप्लीट इसलिए क्योंकि इसमें टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप है जिसमें कि आप लोगों का एक एक चीज़ पर्सनल गाइडेंस होता है, डाउट डिस्ट्रक्शन होता है, स्टडी मटेरियल और कुछ भी आपको जरूरत नहीं है, सारा कुछ पीडीएफ फॉर्म में यहाँ दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज जो है आपकी वो सेक्शनल टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है और वीकली टेस्ट है ईपीएफओ में भी। और आपका ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना है तो 8564880530 और 9696066089 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, हम लोग ने यहाँ पे गुड फेथ बार्गेनिंग और कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंतर्गत जो जो चीज़ें होती हैं वो सब देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट आपका जो है अनुबंध प्रशासन क्या होता है, सब कुछ। ठीक, अब आगे देखते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग से संबंधित रिकमेंडेशन जो है, सिफारिशें क्या करी थी सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर 2002 में। ठीक, श्रम पर द्वितीय राष्ट्रीय आयोग द्वारा सिफारिशें क्या कही गई थी कलेक्टिव बार्गेनिंग से संबंधित? प्रत्येक कार्यकर्ता को व्यापार संघों को संगठित करने और बनाने का अधिकार है, प्लस सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार है। ठीक, जो भी वर्कर है उसको ये अधिकार है कि भैया वो ऑर्गेनाइज हो सके, मतलब ट्रेड यूनियन इन सब में आ सके, ट्रेड यूनियन बना सके और साथ ही साथ कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकता है। ठीक, ये हर वर्कर की ये उनका राइट्स है। इसके बाद क्या है कि सेटलमेंट जो भी होगा, ठीक, ये नेगोशिएशन बार्गेनिंग करने के बाद वो सभी ही जो वर्कर्स हैं उन पे लागू, मतलब बाइंडिंग होगा, बाध्यकारी होगा। ये क्या है? रिकमेंडेशंस है, ये मैं समझ लेना कि लॉ है। ठीक है, तो इसके बाद जो है तीसरा पॉइंट क्या इन्होंने बताया है, रिकमेंडेशन क्या दी थी, सिफारिश क्या करी थी कि एक एन इंटीग्रेटेड लेबर जुडिशरी सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम। ठीक, जिसमें कि जो है आपका लेबर रिलेशन कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी होनी चाहिए इसके, मतलब आपका लेबर जुडिशरी, लेबर की भी कभी जैसे कभी होता है ना लेबर कमिश्नर, लेबर जो है कोर्ट हो गए, ट्रिब्यूनल हो गए, तो उस तरीके से इंटीग्रेटेड होना चाहिए। नीचे लेवल पे जो है जैसे अपना ये होता है ना, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती है, हाई कोर्ट होती हैं, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होती है, वैसे लेबर से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट जो भी हो रहे हैं तो नीचे लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक इंटीग्रेटेड लेबर जुडिशरी होनी चाहिए। और इसमें लेबर रिलेशन कमीशन भी एक इसका जो है हिस्सा होनी चाहिए। ये वाली बात है, समझ में आ गई ना? ऐसे एग्जाम्पल से कंपेयर करके पढ़ा करिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। वर्कर की एजुकेशन प्रोग्राम होना चाहिए, मतलब उसको शिक्षा कार्यक्रम होना चाहिए, उसको अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तभी तो वो कलेक्टिव बार्गेनिंग अगर मान लो जानता ही नहीं है तो वो क्या, कब वो उसकी डिमांड कर पाएगा क्या? अगर आपको किसी चीज़ का ज्ञात ही नहीं है कि भैया ये आपके पास पावर है या फिर कुछ है, तो आप क्या उसको कभी यूज़ कर पाओगे? मतलब भूले भटके कभी कर लो, गलती से मांग लो तो ठीक है, लेकिन मतलब ये एजुकेशन प्रोग्राम इसीलिए इंपॉर्टेंट है वर्कर्स के लिए। इसके बाद क्या है कि डिमांड फॉर बोनस इन एक्सेस ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एनुअल बोनस, जो भी बोनस कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलना चाहिए, डिमांड कर सकते हैं। और जो भी आपका प्री सब्सक्राइब, मतलब पहले से बोला गया है एनुअल बोनस मान लीजिए 5 रुपये, तो इसके अपर अबाव की बात हो रही है। और इसमें है कि आइदर ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट अर्न, अब जो भी प्रॉफिट हो रहा उसके बेसिस पे जो ये एक्स्ट्रा बोनस है उस पर। ठीक, और अकाउंटिंग ईयर पे ऑन द बेसिस, और ठीक, या तो प्रॉफिट पे मिल जाए और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, या फिर जो उत्पादकता या फिर उत्पादन हो रहा है उसके बेसिस पे होना चाहिए, जो कि डिटरमाइन कौन करेगा? कलेक्टिव बार्गेनिंग के द्वारा। अब ये कलेक्टिव बार्गेनिंग में एम्प्लॉयज़ की तरह के लिए ट्रेड यूनियन मान लीजिए जो है आपके एम्प्लॉयर से ये बात करेगा कि भैया ये डिमांड, ये बोनस हमें एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। अगर हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं तो आपने जो मान लीजिए साल के शुरुआत में कुछ बताया था कि हम इतना बोनस देंगे, तो अगर उत्पादकता और उत्पादन बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से हमें बोनस भी दो। मतलब एक तरीके से इंसेंटिवाइजेशन करना है, प्रोत्साहन देना, ताकि जो है और अच्छे से जो है एम्प्लॉयज़ भी काम करें। और ये दोनों के लिए ही अच्छा है, एम्प्लॉयज़ के, कामगार के लिए भी और नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर्स के लिए भी। ठीक, अब देखो कई सारी अड़चने हैं, प्रतिरोध होते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए। वो क्या है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ द यूनियन है, मतलब कई सारे संघों की बहुलता है।
ठीक, ट्रेड यूनियन जो है कि मान्यता पर कानून की कमी, इन मतलब कई सारे कानून जो है हमारे भारतीय संविधान मतलब परिप्रेक्ष्य में जो बनाए गए हैं उसमें ट्रेड यूनियन की बात ही नहीं करी गई है कि भैया ये कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकता है नहीं कर सकता। कौन से लॉ है अभी समझेंगे। बाहरी नेतृत्व यानी एक्सटर्नल लीडरशिप है, ठीक, ये अभी इसके बारे में बताऊंगा कि एक जो हमारे लॉ हैं जो ये बताते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग होगी या फिर जो है ट्रेड यूनियन बनेगा, इस लॉ में ही खुद बता रखा है कि जो है बाहर के लीडरशिप होगी। और इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था का अनौपचारिकरण होना, ये भी एक कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए क्या है, अड़चन है, हिंड्रेंस है। इसकी वजह से भी कलेक्टिव बार्गेनिंग इफेक्टिवली हो नहीं पाती है या फिर हो ही नहीं पा रही है। ठीक, तो पहला पॉइंट उठा लेते हैं बहुलता और किसका, यूनियन या संघों का, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द यूनियन। देखिए वीकेंड बार्गेनिंग पावर। ठीक, अब जब बहुत सारे यूनियन होंगे ट्रेड यूनियन, ठीक, अब कुछ कुछ के तो अपने, अब जैसे अभी फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है या फिर इंडस्ट्रियल प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें कई सारे टाइप के जो है ट्रेड यूनियन आ गए, तो अब सबको एक सुर में सब लोग बोल सकें, ये होना बहुत ही मुश्किल होता है। तभी लिए कहते हैं ना, डेमोक्रेसी में जो है काम कुछ नहीं होता है, खाली बातें होती हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग कभी जो है सहमति आ ही नहीं पाती है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग हो ही नहीं पाएगी। मान लीजिए ए ने कुछ कहा, बी ने कुछ कहा, सी ने कुछ कहा, तो जब आप नियोक्ताओं के सामने बैठोगे अपनी बात रखने के लिए, तो आप लोग खुद ही डिवाइडेड हो, तो कैसे आप उसको अपनी बात रख पाओगे वर्कर्स के भले के लिए? नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारे यूनियन होने का बड़ा नुकसान है। साथ ही साथ कई सारे स्मॉल यूनियन है, उनके पास तो जो है प्रेशर करने का जो है मतलब उनका दम ही नहीं है। ठीक, उतने स्ट्रांग ही नहीं है वो। साथ ही साथ जो है इसमें ये कह रहा है कि ये राइवलरी भी हो जाती है यूनियन के बीच में। ए ने कुछ कहा, सी ने कुछ कहा, दोनों आपस में भिड़ गए। ठीक, दोनों जो है आपस में प्रतिद्वंदी बन गए। उसके बाद क्या है, एवरी यूनियन इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और नॉट इट रिप्रेजेंट द मेजॉरिटी इट्स सपोज टू बी एन इंटरेस्टेड पार्टी। वही जो मैंने कहा कि सबके अलग अलग कुछ ना कुछ इंटरेस्ट अपने अलग अलग होते हैं। ठीक, ये बात हो गई। इसके बाद क्या है कि कलेक्टिव एग्रीमेंट जो होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं सारे ही वर्कमैन पे। ठीक, तो मान लीजिए ए ट्रेड यूनियन वाला जो है वो उसकी बात नहीं मानी गई, बी वाले ने जो बोला था उसकी बात मान ली गई, तो ए यूनियन वाले जो ट्रेड यूनियन के जो वर्कर्स थे वो सब नाराज हो गए। अब लेकिन कलेक्टिव एग्रीमेंट जो हो रहा है वो तो सभी के ऊपर बाइंडिंग है, तो जो है प्रॉब्लम हो रही। तो इसलिए भी ये भी जो होता है कि जब बहुत सारे होंगे आपके ट्रेड यूनियन, तो ये भी एक पॉइंट बनता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए अड़चन होती है, हिंड्रेंस होती है कि उसको नहीं माना जाए। अब देखिए अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट टू जो है ट्रेड यूनियन एक्ट। ट्रेड यूनियन एक्ट आपका 1926 का है। इसमें 2001 में संशोधन किया गया। ठीक, और ये प्रोवाइड करता है कि रिड्यूस करो भाई साहब, ये जितनी भी मल्टीप्लिसिटी है यूनियन की, इसको ख़त्म करो, मतलब कम करो इनको। ठीक, इट रिक्वायर्स, इसमें ये कह रहा है कि या तो 10% या फिर 100 वर्कमैन, और जो भी मतलब इनमें से कम हो। ठीक, लेकिन किसी भी कारण किसी भी उसमें जो है 7 वर्कमैन से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रेड यूनियन एक्ट में ये कह रखा है कि 7 लोग एटलीस्ट चाहिए ट्रेड यूनियन बनाने के लिए। ठीक, ये क्वेश्चन अलग से मैंने भी पूछा भी था पीछे। ठीक, टेस्ट सीरीज में। तो अब देखो इसमें यह है कि और एम्प्लॉयड इन एन एस्टेब्लिशमेंट टू बी द मेंबर ऑफ ए यूनियन बिफोर इट्स रजिस्ट्रेशन। ठीक, तो अब ये कह रहा है कि भैया जो भी लोग हैं 7 लोग कम से कम होने चाहिए, और कुछ भी जितने भी लोग हैं इनको जो है अगर एम्प्लॉयड होना है तो उनको पहले ट्रेड यूनियन का हिस्सा होना चाहिए। ठीक, तो ये वाली बात होगी। अब देखिए अगला पॉइंट, पहला पॉइंट हमने समझ लिया कि बहुलता है ट्रेड यूनियन की, उसकी वजह से भी एक अड़चन है कलेक्टिव बार्गेनिंग के सफल होने में। ठीक, दूसरा क्या था, दूसरा है कि जो लॉ है उसमें रिकॉग्निशन ही नहीं है ट्रेड यूनियन की, ट्रेड यूनियन की मान्यता पर कानून की कमी है। तो अब यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि कोई प्रोविज़न, कोई प्रावधान नहीं है रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन, जिसमें रिकॉग्निशन हो सके आपकी व्यापार संघ की। कौन कौन से? एज बार्गेनिंग एजेंट, मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग जब हो रही है तो एम्प्लॉयज़ की या फिर कामगार या फिर वर्कर्स की तरफ से ट्रेड यूनियन जो है नेगोशिएशन कर सकेंगे। ये इसका मतलब प्रावधान ही नहीं है, उनको मतलब मान्यता दी नहीं गई है। ठीक, और इसमें चाहे आप ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 उठा लो, चाहे आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 उठा लो, दोनों में एक कहा नहीं गया, डायरेक्टली नहीं बोला गया। ठीक, एक्सटर्नल लीडरशिप ये तीसरा पॉइंट था। ये अड़चन जो बनता है, हिंड्रेंस जो होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग के सक्सेसफुल होने में। इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू ट्रेड यूनियन 1926 हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑफिस बेयर्स ऑफ एनी यूनियन कैन बी आउटसाइडर। अब इसमें देखो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में ये कहा गया है जो भी ऑफिस बेयर हैं यूनियन में, मान लीजिए 100 लोग हैं तो उसमें से 50 लोग जो है वो आउटसाइडर होंगे। तो ये जो चीज़ है इसकी वजह से जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग अच्छे से नहीं हो पाती, क्योंकि आउटसाइडर जो होते हैं उनको प्रॉब्लम पता नहीं होती भैया वर्कर जो है उनकी। ठीक, और इसीलिए जो है प्रभावशाली बातचीत नहीं हो पाती है। इसके बाद क्या, रिजल्ट इन वीकनिंग ऑफ रूट्स ऑफ द कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब इससे क्या होता है कि परिणाम स्वरूप सामूहिक सौदेबाजी की जड़ों को कमज़ोर हो जाती है। ठीक,
चौथा पॉइंट इसमें क्या था, अड़चन जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए, कि इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था का अनौपचारिकरण। ठीक, इसमें ये कह रहा है कि वैश्वीकरण और उदारीकरण के व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ाई है। ठीक, आप लोग बताइए, जब से एलपीजी रिफॉर्म्स आ गया, पहले बीएसएनएल अकेले मान लीजिए अगर वो कर रहा था प्रोवाइड, बीएसएनएल तब नहीं था, उस बाकी जो भी टेलीकॉम सर्विसेज थी अलग अकेले प्रोवाइड कर रही थी, मोनोपोली थी, एक अधिकार था। लेकिन उसके बाद कंपटीशन आ गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, कंपटीशन आने पे सिर्फ और सिर्फ वो लोग प्रॉफिट की बात समझते हैं, ये लोग नहीं समझते हैं कि क्या क्या कामगार वर्कर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो इसलिए जो है ये कंपटीशन बढ़ा है बिजनेस में, और जब कंपटीशन बढ़ गया तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कैजुअल लेबर, ज़्यादातर ऐसी लेबर को उठाया जा रहा है जिनको जो है स्थायी वो नहीं दिया जा रही नौकरी, मतलब परमानेंट नौकरी नहीं है, क्योंकि परमानेंट नौकरी देंगे तो सामाजिक सुरक्षा वाले प्रावधान सारे फॉलो करने पड़ेंगे, तो उनको नहीं करना है, उनको क्या करना है, टेम्परेरी वर्कर कैजुअल लेबर ले लेना, ताकि जो है उनको आसानी से हो सके। और जब ऐसा होगा तब जो है क्या कहते हैं कि आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग में जो है अड़चन आएगी, क्योंकि वो लोग जब यूनियन में ही, ट्रेड यूनियन या फिर वर्कर्स एकजुट होकर एम्प्लॉयर से के सामने बैठकर अपनी बात रखने के लिए, नेगोशिएशन करने के लिए अंडर कलेक्टिव बार्गेनिंग जब लायक ही नहीं है, एलिजिबल ही नहीं है, तो वो कैसे उसको जो है, मतलब जो कैजुअल लेबर्स हैं या फिर टेम्परेरी लेबर हैं, ये लोग एलिजिबल ही नहीं है कि या सीबी कर सके, मतलब कि आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सके, तो ये कैसे, तो इसलिए एलपीजी या फिर वैश्वीकरण और फिर ये उदारीकरण हुआ है, तो उसकी वजह से जो है काफ़ी दिक्कत हुई है। ठीक, आपका जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है में हिंड्रेंस है ये। अब डिफिकल्ट फॉर द वर्कर टू फॉर्म रजिस्टर्ड यूनियन, अब वर्कर जो ये कैजुअल वाले, इनके साथ दिक्कत ये भी है कि ये लोग जो है पंजीकृत यूनियन का गठन ही नहीं कर पाते हैं, या फिर कठिनाई बहुत ज़्यादा है। मोस्ट ऑफ देम, ठीक, जो मोस्ट ऑफ देम ये कैजुअल लेबर्स हैं वो अप्लाई ही नहीं करते हैं, किसके लिए, आपका जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग को पाने के लिए। ठीक, क्योंकि इनके पास आवाज़ ही नहीं है। ठीक, तो इसी तरीके से आज का हमारे पार्ट नंबर 30 खत्म होता है। इसका हम लोग अगला पार्ट देखेंगे 31, उसमें लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया। ठीक, इसको मैंने ऑलरेडी जो है क्विक रिवीजन सीरीज में करा रखा है, लेकिन एक अलग तरीके से और इसको करा दे रहा हूँ, ताकि आप लोग का किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन पूछे आप लोग का गलत ना हो। ये क्या होगा, रेगुलेटरी लेजिस्लेशन, यानी कि विनियामक कानून। ठीक, चलिए आगे वाले इस पे पार्ट में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।